और लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में जैसे ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, कई राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत ज्यादातर राज्यों ने ईंधन को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखने को कहा है। ऐसे में यह प्रस्ताव खारिज भी हो सकता है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा होने पर राज्यों के राजस्व में घाटा होगा। यही कारण है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की जा रही है। इसमें 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। यह संभावना भी जताई जा रही है कि शुरुआत में एक या इससे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। तो लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। अभी भी लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वो लगातार जारी है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का जो प्रस्ताव है वो खारिज हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई राज्यों ने इस प्रस्ताव के ऊपर अपनी असहमति जता दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई राज्य असहमत हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो इससे कई राज्यों के राजस्व को घाटा होगा। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि अधिकतर राज्य इस फैसले पर सहमत नहीं हैं। इसके अलावा भी कई अहम मसलों पर आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जो कवायद है वो की गई है, लेकिन ये कवायद सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के चलते इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की कवायद की जा रही थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा भी था कि 18 जनवरी को हुई जो जीएसटी की बैठक है उस पर भी चर्चा की गई थी, लेकिन उस समय भी इस मसले पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी। अब ऐसे में एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जानकारी मिल रही है उस हिसाब से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत कई ऐसे राज्य हैं जो कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना नहीं चाहते हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। अश्विनी शाही जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक हो रही है और अभी जो ताजा अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कई राज्य एक बार फिर से विरोध में खड़े हो गए हैं कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ना लाएं। तो ऐसा मान लिया जाए कि आम लोगों को फिलहाल इस मसले पर कोई राहत नहीं मिलने वाली? का एक जो है राजस्व का एक साधन होता है पेट्रोल, डीजल, आबकारी, ये प्रदेश चलाने के लिए बहुत बड़ा संसाधन होता है। और जो इसमें से कर आता है वो प्रदेश के विकास के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या चाहे स्वास्थ्य का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, किसी पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि परिवार चलाने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, तो सरकारें भी उसी तरीके से पैसा इकट्ठा करती हैं और प्रदेश की जनता के लिए ही खर्च करती हैं। अगर सड़क बनेगी तो जनता ही चलेगी उस पर, अगर बिजली आएगी तो उस पर वो जनता ही अपना जनता के लिए है। तो सभी चीजें जो है एक आय का साधन है। तो इसलिए कई प्रदेश की सरकारें इसको नहीं चाहती हैं कि ये जीएसटी से हटे, क्योंकि जीएसटी से अगर हटा तो इसमें काफी टैक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, वो सेंट्रल में आ जाएगा और उतना टैक्स नहीं मिल पाएगा सरकार को कि जितना आज मिल रहा है। लगभग मान के चलिए कि 27-28%, 22% शेयर लेकर 30% के स्लैब में टैक्स पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों को अलग अलग तरीके से मिलता है। तो इसलिए सरकारें इसका विरोध करती हैं कि हमको अगर ये हटा दिया गया पेट्रोल डीजल, क्योंकि पेट्रोल डीजल की ज्यादा बिक्री होती है, आबकारी में शराब की बिक्री ज्यादा होती है, ये दो मुख्य साधन होते हैं। तो कई राज्यों ने शराबबंदी कर रखी है, तो इस वजह से
उनके भी दूसरे और उस व्यवस्था है। तो वहां से अगर जैसे बिहार को एक उदाहरण लेते हैं, गुजरात को उदाहरण लेते हैं, तो बिहार और गुजरात में शराबबंदी है। तो एक उन्होंने अपने आय का साधन छोड़ दिया है, तो दूसरा साधन अगर ये डीजल पेट्रोल है, तो कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि हम इस चीज को छोड़ें, जिससे कि हमारी आमदनी खत्म हो जाए। जी ठीक है, केवल ढींगरा जी, आपका भी मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जब भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हम चर्चा करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता यही कहते हैं, हम तो चाहते हैं साहब, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार नहीं चाहती या फिर बीजेपी शासित राज्य नहीं चाहते। अब तो महाराष्ट्र सरकार का भी इसमें नाम आ रहा है कि आज महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अपना समर्थन दिया है। केवल ढींगरा जी। नहीं, देखिए, बात इसमें समझने की जरूरत है जी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप सारा जो पैसा है जिससे स्टेट चलती है वो सेंटर अपने पास रखना चाहता है। आप सेंटर का पैसा जो है वो डिवाइड कीजिए ना स्टेट की तरफ, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है और लोगों को राहत भी मिलनी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप सारा पैसा खुद रखना चाहते हैं और स्टेट को कुछ देना नहीं चाहते। आप स्टेट से डिस्कस कीजिए, स्टेट से जो स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपने आज तक डिस्कस नहीं किए, जीएसटी के भी। तो जब तक आप जीएसटी के स्टेट के हित डिस्कस नहीं कर रहे, अभी पिछले दिनों जितना जीएसटी सेंटर सरकार ने कोरोना काल के अंदर लिया, क्या वो स्टेट को जो स्टेट का हिस्सा था वो दिया? उन्होंने ये कह दिया, पल्ला झाड़ लिया सीधा कि हम जो है ये टैक्स हम नहीं दे सकते, आप लोन ले लीजिए। जब स्टेटों को सरकार सेंटर की ये कह रही है कि आप लोन लेके अपनी सरकार चला लीजिए, तो देश का हाल क्या होगा? और सेंटर सरकार ने भी लोन $2.5 बिलियन जो है सेंटर से ले लिया, अपना वर्ल्ड बैंक से ले लिया। तो ये जो बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए बड़ी गहन चर्चा की जरूरत है। ये जो स्टेट ना क्यों कर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा इशू यही है कि स्टेट का जीएसटी, स्टेट के हिस्सा जो है वो स्टेट को नहीं दे रही सरकार, सेंटर की। यहाँ बड़ा इशू ये है, ये इशू नहीं है। अगर इसको डिवाइड करके स्टेट का इशू स्टेट को अमाउंट दी जाए, तो अगर मान लो ये सबसे बड़ी फिगर 28% है जीएसटी की, अगर 28% भी आप पेट्रोल के और डीजल के ऊपर आप टैक्स ले आते हैं और 14% हिस्सा स्टेट को देते हैं, तो स्टेट को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन स्टेट को जीएसटी देती नहीं सेंटर की सरकार, फिर स्टेट कैसे चलेगी? इसलिए विरोध हो रहा है। ये जो झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है बीजेपी की, ये भारतीय झूठ पार्टी है। इसीलिए ये इस तरह से प्रक्रिया और अपना प्रपंच रचा के और किसी ना किसी तरीके से पूरे देश के लोगों को भ्रमित करने की चाल है। ये बीजेपी की चाल है, इसको आपको भी समझने की जरूरत है और स्टेट के सभी देश के लोगों को समझने की भी जरूरत है। चलिए, एक बड़ी बात यहाँ अश्विनी शाही जी कह दी है केवल ढींगरा जी ने कि आप ही सब कुछ रखना चाहते हैं, जीएसटी का भुगतान आप उन्हें करते नहीं है, तो फिर सरकार राज्य की कैसे चलेंगी, आप ही बताइए। इसलिए वो विरोध पर उतर आए हैं। इस समय बड़े ही सौगाती और भ्रम में जी रही है। कांग्रेस पूरे देश से लगभग खत्म होती जा रही है, लेकिन फिर भी अब मैं शरद पवार जी की बात ही कह दूं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है कि जो जमींदारों की स्थिति होती थी, सब कुछ अश्विनी शाही जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। एक बार फिर से आपका फोन पैच करा लेते हैं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। केवल ढींगरा जी, मैं तब तक आपका ही रुख करना चाहूंगी। उन्होंने तो शरद पवार का उदाहरण दे दिया कि आप तो सब जगह से गायब होते जा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पल्लवी जी, देखिए, यहाँ स्टेट का इशू कौन, कांग्रेस और बीजेपी, और दूसरा इशू कहाँ से है? ऐसा नहीं है कि और भी तो राज्य सरकारें हैं, उनको भी सेम यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि जीएसटी का भुगतान हो नहीं रहा है। बीजेपी की स्टेट की सरकार को भी सेम प्रॉब्लम है वो, लेकिन वो मुंह से आवाज नहीं निकालते, क्योंकि मोदी जी जो है उनको चीफ मिनिस्ट्री से हटा देंगे, कुर्सी से चिपक के बैठे हैं चीफ मिनिस्टर। आप मेरी बात समझिए। असल में बात ये है, विरोध वो लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि ये हमारी स्टेट नहीं चलने दे रही सेंटर सरकार। विरोध तो वही लोग करेंगे ना, और ये उनको कांग्रेस और एनसीपी और दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी में उलझा देंगे। ये देखिए कितना बड़ा देश के साथ ये धोखा कर रही है ये सरकार, स्टेटों के साथ सीधा दुर्व्यवहार कर रही है। और बीजेपी की स्टेटें तो उसका चीफ मिनिस्टर तो मुंह से चू भी नहीं करेगा, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको एकदम से हटा दिया जाएगा।
तीन चीफ मिनिस्टर स्टेट के बीजेपी के हट जाते हैं। उत्तरांचल का उदाहरण ले लीजिए, कोई मुंह खोला सी तो उसका पत्ता कट जाता है। वो अपनी सीट को चिपके रहना चाहता है और वो अपनी आवाज मुंह से निकालना नहीं चाहता बीजेपी का सीएम जो है। और जो दूसरा बोलेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे कि ये कांग्रेसी है, ये एनसीपी का है, ये फलानी पार्टी का है। इनके साथ कौन सी पार्टी रह गई अब? अकाली दल इनसे अलग हो गया, चौटाला इनसे अलग हो रहा है, दूसरे पार्टियां इनसे स्टेटों के अंदर सारी अलग हो रही हैं। अब जो नीतीश कुमार है वो भी अलग होने की उसमें है। कौन सी पार्टी इनके साथ रही? हर एक के साथ धोखा करेंगे तो कैसे चलेगा सब सेंटर? नहीं, तो ये भी तो माना जा सकता है सर कि कोविड का ये जो पूरा टाइम आया था उसकी वजह से अब केंद्र सरकार भी इतनी मजबूर हो गई है कि आप लोगों को भुगतान ही नहीं कर पा रही है जीएसटी का। हालांकि अभी मैं अश्विनी शाही जी से पूछूंगी तो वो जरूर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, राज्यों को जीएसटी का भुगतान किया गया है। मैं आपको एलानिया कहता हूँ, इन्होंने, आप इनके बयान पीछे से निकाल के देख लीजिए, इन्होंने सीधा सीएम को ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। जी। आप जो है लोन ले लीजिए और अपनी तनख्वाहें दीजिए, आप हमारे पास पैसा नहीं है। और ये स्थिति आज भी है। चलिए अश्विनी शाही जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। जी सर, पहले आपकी आवाज बीच में कट गई थी तो मेरा सवाल फिर से वही होगा कि उन्होंने आरोप लगा दिया है कि आप जीएसटी का उन्हें भुगतान कर नहीं रहे हैं। वो अपनी राज्य की सरकारें चलाए कहां से, वो लोन कहां से ले, क्योंकि आप लोगों ने फरमान जारी कर दिया है कि आप लोन लेकर करिए जो करना है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है 36,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जीएसटी का रिफंड जारी कर दिया था। ढींगरा जी को पता होना चाहिए। ये एक स्लैब होता है जब उतने दिन का जारी किया जाता है। पर आपने जो पहले सवाल पूछा उस पर ये नहीं आए कि इनकी महाराष्ट्र सरकार ने क्यों मना कर दिया। अब जीएसटी रिफंड की बात कर रहे हैं। अरे ये नहीं बताया इन्होंने। सवाल से भाग जाना कांग्रेसियों का काम है। राहुल गांधी भी दिन भर सवाल दागते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि उनके सदन में बोलने पर भूकंप आता रहता है, माफी भी मांगते रहते हैं उसके लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि 36,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान हुआ, ये क्या भुगतान नहीं था? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई भुगतान नहीं हुआ है। मैंने अभी उनसे यही सवाल किया अश्विनी जी कि मैं अगर शाही जी से पूछूंगी तो वो ये बात जरूर कहेंगे कि हमने भुगतान किया है, लेकिन केवल ढींगरा जी तो मना कर रहे हैं ना कि इस तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपका जवाब चाहूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर आज विचार तो हो रहा है, लेकिन कई राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर ये ताज़ा जानकारी मिल रही है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, एक तो आपने जीएसटी का भुगतान नहीं किया और दूसरा वो सफाई ये दे रहे हैं कि सरकारें तो विरोध करेंगी, राज्य सरकारें तो विरोध करेंगी, उनको आप भुगतान तो करें। और एक बहुत बड़ी बात पता है वो क्या कह गए कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उनको भी ये दिक्कत है, लेकिन वो बेचारे इतने मजबूर हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। अश्विनी शाही जी, देखिए, ये ढींगरा जी को लग रहा है पूरा ज्ञान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं जी। कौन सी मजबूरी है? ये लोकतंत्र है, प्रदेश चलाना है। केंद्र अगर आपको सहायता दे रहा, हमारी सरकार होने की बात नहीं है। सरकार अपनी ठीक है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो हम केंद्र से लेंगे वो या तो अनुदान लेंगे या सहायता लेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश को चलाना है तो हमको अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पिछली सरकारें 2 लाख करोड़ का बजट पेश करती थी। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। तो 5.5 लाख करोड़ के बजट के लिए 23 करोड़, पूरे देश में हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में 23 से 24 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। उनके लिए हमको अपने इतने बड़े क्षेत्रफल के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो जहां उपलब्ध है वहां उपलब्ध करानी, नहीं उपलब्ध है वहां उपलब्ध करानी है, जहां उपलब्ध है उसको सही कराना है। तो हम उस दिशा में जाने का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा है, ये तो मिथ्या आरोप लगाते हैं ये लोग, मिथ्या आरोप इनके साथ कुछ है क्या? अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में तो खत्म है। 5% की पार्टी है, मैं बार बार कहता हूँ। 5% से ऊपर इनको 400 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए। दूसरा, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, 1,15,000 करोड़ से ऊपर का अनुदान प्रदेशों को गया है। कोरोना काल में पैसे की कमी थी तो अनुदान भी गया था, उसको ये नहीं बताएंगे। 36,000 करोड़ का भुगतान हुआ वो नहीं बताएंगे।
कुछ दो साइकिल लेट चल रहा है, ये मैं कहूंगा। वो भुगतान लेट चल रहा है और वो सरकार करेगी। सरकार आज चतुर्दिक जो है देश को मजबूत करने पर लगी हुई है। कांग्रेस सरकार में जो है एक खुलासा हुआ, रघुराम राजन इनके गवर्नर थे, उन्होंने कहा 2013 में 5 लाख टन 5 टन सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। ये तो हम लोग जानते थे कि राजीव गांधी की सरकार में हुई थी जब चंद्रशेखर जी को उन्होंने दिया था, लेकिन ये रघुराम राजन ने खुलासा किया है कि इतना टन सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। कौन से बड़े अर्थशास्त्री इनके जो है प्रधानमंत्री थे? कांग्रेसी भ्रम फैलाते हैं पूरे देश में घूमकर। पल्लवी जी, इस समय देश जो है बेहतर हाथों में है और आंतरिक और बाह्य रूप से हम मजबूत हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। इसको भी हम उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। और इनको कहने में क्या, हमने तो कहा कि उत्तर प्रदेश को उन्हें कहा कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम जीएसटी में नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इन्होंने कहा? आपने इनका महाराष्ट्र का नाम लिया, इन्होंने जलेबी की तरह उसको घुमाया। अरे सच तो ये लोग नहीं बोलते हैं पल्लवी जी, देश को गुमराह ये लोग करते हैं। सर, मैं फिर भी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में राहत का कोई भी यहाँ पर आसरा नजर आ रहा है, कोई भी आस है कि पेट्रोल डीजल, आप भी जान रहे हैं, दो राय इसमें नहीं है कि महंगा तो हो रहा है, महंगा बहुत ज्यादा है और आम आदमी पर सीधा इसका असर पड़ता है क्योंकि रोजगार उतने रहे नहीं है, आपकी कमाई का जरिया उतना रहा नहीं है, आपकी सैलरी आपको टाइम पर नहीं मिल रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल जिसका रोज का काम है वो इतना ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो इससे राहत अभी हाल फिलहाल में कैसे मिले? मान लीजिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो गया कि अभी हम दायरे में नहीं ला पाएंगे, उसके बाद क्या ऑप्शन रहा? के लिए कई बार हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी कई सभाओं में बोल चुके हैं, देश के टेलीविजन में पर भी कई इंटरव्यू में उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है, देश में डीजल पेट्रोल अगर इतना महंगा है तो उसके कई वैकल्पिक रास्ते भी हैं जिससे उसको सस्ता किया जा सकता है। हिंदुस्तान में आज से पहले एथेनॉल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले 4-5 सालों से एथेनॉल, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी शुगर फैक्ट्रियां एथेनॉल बनाना शुरू कर दी हैं। पूरे देश में काफी एथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा भी एथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। एथेनॉल जब हम मिक्स करेंगे उसमें अभी साल 2 साल के जो पिछला बीता है इसमें प्रोडक्शन अच्छा हुआ है एथेनॉल का, कई जगहों पर मिक्स भी होना शुरू हो गया है। तो जब एथेनॉल हम मिक्स करेंगे अपने डीजल और पेट्रोल में तो डीजल पेट्रोल का दाम कम होगा। दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था जो आ गई हमारी जो है, इलेक्ट्रिक कारें आ गई। दिल्ली शहर में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लग गए हैं। सारे जो भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर चार्जिंग स्टेशन रास्ते भर लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए देश भर में थोड़ा समय लगता है। अभी देश में देखिए अच्छे अच्छे शहरों में पीएनजी नहीं पहुंच पाई है घरों में, सभी जगहों पे अभी भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन समय लगता है। इसमें हम वैकल्पिक व्यवस्था ये कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का वैकल्पिक व्यवस्था एथेनॉल पर जाएंगे। एथेनॉल से जो है हम उसको मिक्स करने के बाद काफी दाम कम होता है, उसमें 20 या 25% से दाम कम हो रहा है। उसके बाद हम ये इलेक्ट्रिक वाली बात कर रहे हैं। तो सरकार ने तो खुला बोल दिया है कि आपके पास विकल्प है, आने वाले दिनों में हम आपके सामने विकल्प पेश करेंगे। अब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक कारें चलनी शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें तो बहुत दिनों से चल रही हैं। तो हिंदुस्तान बदल रहा है पल्लवी जी, और सिर्फ पेट्रोल और डीजल और इसका डर दिखाकर कांग्रेस को अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत आपने भी दिखाया था सर, जब आप विपक्ष में थे तब आपने भी पेट्रोल डीजल का ही डर दिखाया था, तो वो क्यों ना दिखाएं? बहुत अच्छा सवाल। हमने डर दिखाया था, उस समय इन लोगों ने विकल्प नहीं पेश किया, हमने आज विकल्प भी पेश किया है। तो ये डर किस बात का दिखा रहे हैं? इनकी सोच ही नहीं थी कि हम एथेनॉल करें। उस समय देश में चीनी मिलें पहले से भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रही हैं हिंदुस्तान में। कभी इन लोगों ने सोचा कि वहाँ एथेनॉल भी बनाया जा सकता है, वहां पर ये गैस भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? बहुत सी चीजों पर आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हाइपर लूप सोच रहे हैं, और ये लोग माखौल उड़ाते हैं बुलेट ट्रेन का कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन ये कैसे ले आएंगे, क्या करेंगे। तो ये लोग माखौल उड़ाने का काम करते हैं। और आज हम हाइपर लूप की बात कर रहे हैं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बगल में हम हाइपर लूप ट्रेन चलाएंगे। इन लोगों ने तो, हमको लग रहा है कि कांग्रेस के नेता, काफी नेताओं ने सुना भी नहीं होगा हाइपर लूप क्या होता है।
आज भारत की सरकार जो है यहाँ तक सोच रही है, और ये लोग डीजल पेट्रोल और उसका माखौल उड़ाते रह जाएंगे। इनके बस का कुछ है नहीं। देश से इनकी विदाई का समय आ गया है। जी केवल ढींगरा जी बताइए। इनको क्या बताना है, इतने अहंकारी, इतने अहमी, इतने सिस्टम में ऊंचा बोलने वाले लोग और करना कुछ नहीं, ऐसे लोग हैं ये बीजेपी के। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो 2.5 ट्रिलियन में हम देश को छोड़ के गए थे 2014 में, वही 2.5 ट्रिलियन में आज है। और आपको बताऊं, जीडीपी जो 10.8 थी, जो हमारे टाइम पे प्लस में थी, वो आज -9 पे है। इनको समझ में नहीं आ रही है। ये लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, अपने आप को ऊंचा, अहमी और अहंकारी बताते रहेंगे, और ये दूसरे लोगों को ये कहते रहेंगे कि कांग्रेस कमजोर, दूसरा कमजोर, तीसरा कमजोर, और लोगों को आपस में बांटते रहेंगे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लोगों को बांट के राज करने का काम करते रहेंगे। और लोग देश जाए भाड़ में इनके लिए पेट्रोल की कीमत जितनी मर्जी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आम लोगों को फर्क पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इन लोगों को तो थैला उठा के चले जाना है। और आपको ये बता दूं मैं, आज जो हाल है पूरे देश का, प्रदेश का, पूरे सिस्टम का, वो चरमरा चुका है, खत्म हो चुका है। अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और इन लोगों को बातें आती हैं, इन लोगों को ये आता है कि इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मुझे तो ऐसे में बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि ये लोग किस तरीके की मिट्टी के बने हैं, इतना झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के बाद जो है लोगों को भ्रमित भी करते हैं कि जो झूठ बोलने के बाद ये कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सब सच है। ऐसे नहीं होता है। आप तथ्यों पे बात नहीं करते, आप असल में जो मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करते, आप देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप मुद्दों पे आइए। आपने क्रूड ऑयल का रेट जब आधा हो गया तो आपने रेट क्यों बढ़ा दिया, डबल कर दिया उसको? 180% से 200% टैक्स क्यों लगा दिया उसके ऊपर? आप ये तो बताते नहीं। आप ये बताते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अच्छा काम कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का रेट जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आते? आपको क्या परेशानी है इस बात से? अरे परेशानी तो आपकी सरकारों को भी तो है सर। वही तो मैं बात कर रही थी अभी कि महाराष्ट्र सरकार क्यों पीछे हट रही है, छत्तीसगढ़ सरकार क्यों पीछे हट रही है। सुनिए पल्लवी जी, हमें जो परेशानी हमने बताई आपको, आपने इनसे पूछना था ना कि पूछा तो सर आप कहाँ थे? मैंने वही तो उनसे पूछा कि आप क्यों उनको जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे पैसे अपना राज्य चलाने के लिए? इन्होंने एक मिनट सुनिए ना, इन्होंने एक बार भी ये कहा कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाना चाहते हैं, अगर हम ले आए तो हम आधा हिस्सा स्टेट को दे देंगे। तो सब राजी है, क्यों नहीं राजी? ये तो झूठ बोल रहे हैं। और इनको कोई पूछ नहीं रहा कि आप लोग राजी हैं जीएसटी के दायरे में लाने के लिए या नहीं है। दो बातों में से एक बात तो क्लियर करें, सेंटर की सरकार जीएसटी में लाने को राजी है या नहीं है। और आपको ये ऐलानिया कहता हूँ, इस मीटिंग के बाद जो पल्लवी जी ने आपने अपने मुंह से वर्ड बोला था कि ये लोग कह देंगे कि हम नहीं लाएंगे, तो मैं अभी कह रहा हूँ ये इस मीटिंग के बाद आप अपने मुंह से कहेंगे और लोग भी सुनेंगे कि ये कह देंगे कि हम नहीं लाएंगे, कि ये स्टेट कह रही थी कि नहीं लाएंगे, इसलिए हम नहीं लाए। बेशर्मी माफी चाहूंगी, समय की कमी है, मैं अब आपको मौका नहीं दे पाऊंगी। केवल ढींगरा जी अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और